दोस्तों, सबसे पहले तो सभी लोगों को नमस्कार। मैं कृष्णाकांत। अभी हमारे देश के होने वाले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब कि हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत जी अब ऐसे हमारे देश के मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं जिनके नियुक्ति के पहले से ही उनके खिलाफ में बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले खुल रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे देश के जो अभी वर्तमान जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो है बी आर गवई साहब। तो उनका जो कार्यकाल है वो 24 नवंबर 2025 को खत्म होने वाला है। और हमारे देश के न्यायपालिका के परंपरा के अनुसार से जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है वो अपना उत्तराधिकारी खुद ही चुनता है। तो उन्होंने जस्टिस सूर्यकांत का जो नाम है उनका सिफारिश प्रधानमंत्री के पास भेज दिया गया है। अब इसमें जो है जो प्रधानमंत्री है इसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर सकती है, वो सीधे भारत की मुख्य न्यायाधीश उसको बना देती है। लेकिन अभी जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ में बहुत सारे भ्रष्टाचार के मामले खुल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े घोटाले खुल रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जस्टिस सूर्यकांत जब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से जब उनका प्रमोशन हो रहा था अलग राज्यों में, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश के रूप में, तो इसके बाद में जो जस्टिस गोयल हैं इनका बहुत विरोध किए थे, लेकिन इनकी फाइल को कई महीनों तक रोक लिया गया था। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो जजों की चुनने का जो प्रक्रिया है, जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, वो क्या करता है कि हमारे देश के न्यायपालिका से संबंधित जितने भी जज हैं उनको एक बहुत ही सुरक्षा कवच प्रदान करता है जिसमें भ्रष्टाचार रोधी आवरण लगा है। आप कल्पना कीजिए, चाहे विपक्ष हो या फिर सत्ता दल हो, अगर कोई नेता भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है, अगर वो दोषी पाया जाता है, तो देखिए विपक्ष जो नेता है वो सड़क पर उतर आएंगे, जो आम जनता है वो भी सड़क पर उतर आएंगे और जन जन से मांगे उठने लगेगी कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा, चाहे वो नेता कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो। अभी हमारे देश के जो करप्शन के मामले में विख्यात जो नेता हैं, जो भ्रष्टाचार के मामले में जो विख्यात जो नेता हैं, लालू प्रसाद यादव जी, जो कि चारा चोरी के मामले में वो जेल गए, तो उस वक्त वो क्या थे, मुख्यमंत्री थे, बिहार के मुख्यमंत्री थे। लेकिन उनके खिलाफ में किस तरीके से माहौल बना और उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि उनके ऊपर कई तरीके के चार्जेस लगे, जो कि उनको कई तरीके से परेशान किया गया। और आपको बता दूं कि यही नहीं, अभी झारखंड के भी कुछ दिन पहले की बात है कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, उनके खिलाफ भी भ्रष्टाचार के मामले खुले थे और उनके ऊपर भी केस चालू हुए थे। तो उनको क्या हुआ, उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। और अरविंद केजरीवाल अभी तक ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी से उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बावजूद भी वो सरकार बने रहे और उनकी तरफ से ये बयान देने का हौसला किया गया कि जेल से रहकर भी सरकार चलाई जा सकती है। लेकिन इन बातों को अगर हटा दिया जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर कोई व्यक्ति करप्शन के मामले में लिप्त है तो, और हालांकि जो अरविंद केजरीवाल हैं उनके ऊपर करप्शन के मामले में लिप्त थे, लेकिन वो अपने पदों से इस्तीफा नहीं दिए थे। लेकिन ये भी बात सच्चाई है कि वो कंफर्टेबली तरीके से अपने पदों के दायित्व का निर्वहन नहीं कर पाए थे और हाथ टूटने के बाद में वो अपने पद से इस्तीफा दिए और अपने ही पार्टी के एक महिला को मुख्यमंत्री बना दिए। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे देश में जजों का क्या कहना। अभी आप लोगों को याद होगा कि जस्टिस जसवंत वर्मा के घर पर नोटों से भरा हुआ एक घर मिला था। शाम के समय जब उनके घर पर आग लगा तो फायर ब्रिगेड वाले गए आग को बुझाने के लिए, तो उस वक्त नोटों से भरा हुआ एक घर मिला था। लेकिन और आपको बता दूं कि उस वक्त वो जो जस्टिस जसवंत वर्मा थे उस वक्त वो दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे, मौजूदा वर्तमान जज थे। लेकिन इसके बाद भी उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुआ है। बस यही किया गया कि उनको इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया और वहां पर जाकर के मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, पूरी तरीके से सेवा ले रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ एक ऐसा व्यवस्था है, कॉलेजियम सिस्टम नाम का एक व्यवस्था है जो कि हमारा एक सुरक्षा कवच है। अगर देखा जाए तो भ्रष्टाचार एक ऐसी चीज है जो भ्रष्टाचार से कोई भी इम्यूनिटी किसी भी व्यक्ति को संविधान नहीं देता है। संविधान अगर कानूनी कार्रवाइयों से अगर इम्यूनिटी देता है तो केवल और केवल माननीय राष्ट्रपति जी को देता है, उसके अलावा किसी को नहीं देता है। तो फिर कौन से नियम और कानून के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं जब उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई तक नहीं होता है? कौन से नियम और कानून के तहत नहीं होता है? और संवैधानिक अधिकारों के रक्षक सुप्रीम कोर्ट खुद अपने अंदर के लोगों पर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और वो काम कर रहे हैं, और खास करके तब जब दूसरे व्यक्ति को अपने पद को छोड़ना पड़ता है। एक आम आदमी अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है, अगर उसके ऊपर आरोप लगता है तो जेल चला जाता है। लेकिन एक जजेस जिनके ऊपर आरोप लगा है, मैं फैसला की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरोप की बात कर रहा हूं, जब एक जजेस के ऊपर जब आरोप लगा है और वो काम कर रहा है
तो ये कहीं ना कहीं एक अपराध है और कहीं ना कहीं ये न्यायपालिका का फेल्यूर है। तो न्यायपालिका जब ऐसे मामले में चुप्पी साध दे तो देश का हर नागरिक अपनी चुनी हुई सरकार से उम्मीद लगाता है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी जो हमारे देश में जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है उसके द्वारा 2015 में एनजीएससी कानून लाने की कोशिश की गई थी, जिसमें क्या था कि तीन न्यायाधीश रहेंगे, जिसमें कि एक मुख्य न्यायाधीश रहेंगे और एक कानून के बहुत बड़े जानकार रहेंगे, और उस व्यक्ति का चुनाव भारत सरकार के द्वारा किया जाएगा, और एक सत्ता दल के नेता रहेंगे और एक विपक्ष का नेता रहेगा। तो इस तरीके से जो न्यायपालिका है उसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात की गई थी। लेकिन उस वक्त के जो जज थे वो इस कानूनी व्यवस्था को रिजेक्ट कर दिए थे। हालांकि यहां पर मैं केवल न्यायपालिका को दोष नहीं दे सकता, यहां पर दोष हमारी चुनी हुई सरकार को भी है, क्योंकि जिस मजबूत सरकार को हमने चुना है वो कहीं ना कहीं सुस्ती बरती है, सुस्ती दिखाई है। और हमने वोट के द्वारा जिस मजबूत सरकार को चुना है, हमने वोट के द्वारा जिस नेता को चुना है, वो नेता कहीं ना कहीं सुस्ती बरता है। और आप लोगों को बता दूं कि अगर कोई भी नेता या मंत्री, इवन एज कोई भी मंत्री या सांसद अगर वो भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है, अगर उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहता है तो उन्हें जेल जाना पड़ता है, लेकिन सरकार चुप रहती है, सरकार कुछ नहीं करती। मैं आप लोगों को बता दूं कि भ्रष्टाचार इतनी खतरनाक बीमारी है कि कुछ देशों को छोड़ दिया जाए, छोटे मोटे देशों को छोड़ दिया जाए, बहुत ही पावरफुल देशों की अगर लिस्ट निकाला जाए तो उनमें भ्रष्टाचार के खिलाफ में बहुत कड़े नियम है। अभी हाल की बात बता रहा हूं, चाइना में एक जो सेना के जनरल थे वेइडोन, उनके ऊपर धन के आरोप लगे थे, जो कि इसके कारण उनको उनके पद से हटा दिया गया। आपको बता दूं कि जो भ्रष्टाचार है वो मर्डर से भी खतरनाक है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मर्डर करता है तो कोई एक व्यक्ति मरता है और उसका परिवार प्रभावित होता है, लेकिन जब कोई करप्शन करता है, जो भ्रष्टाचार करता है, तो पूरा देश कहां कहां क्या क्या प्रभावित होता है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। जैसे कि अभी दिल्ली हाईकोर्ट के जो जस्टिस वर्मा थे, उनके घर जब एक घर नोट मिला, नोटों से भरा हुआ जब एक घर मिला तो क्या हुआ, उनके ऊपर कार्रवाई तक नहीं हुआ, अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ। और इन हाउस प्रोसेस के नाम पर अभी तक क्या चल रहा है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम सोचेंगे, जांचेंगे, परखेंगे, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जब उनके घर एक घर नोट मिला तो इसका प्रबल से प्रबलतम संभावना है कि एक नंबर की कमाई तो है नहीं, कहीं ना कहीं इसका प्रबल संभावना है, क्यों, कहीं ना कहीं से घूस लिए हैं, करप्शन है, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से लिप्त रहे हैं। तो जस्टिस वर्मा जब एक घर नोट जमा किए होंगे तो न जाने किन किन लोगों से वो पैसे लिए होंगे। हो सकता है कि कोई बहुत बड़ा अपराधी, इंजीनियर अपराधी फंसा हो हजारों करोड़ों के मामले को लेकर के, तो जस्टिस वर्मा वो घूस दिए होंगे। और जब वो घुस दिए होंगे तो वहां से निकलने के बाद में कितने और पुलों का निर्माण कर रहे होंगे, और वो कितने ऐसे पुल होंगे जो टूटने कगार पर होंगे, और कितने ऐसे पुल होंगे जो टूट रहे होंगे, और उस पुल को टूटने से कितने लोगों की वहां पर मौत हो रही होगी, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही होंगी, और कितने होंगे भी। सोचिए कितने ऐसे लोग होंगे जो मेडिकल से संबंधित लोग गए होंगे, जिनके ऊपर आरोप लगा होगा और उनसे घूस लेकर छोड़ दिया गया होगा। तो मेडिकल में कितने उल्टे सीधे काम कर रहे होंगे ये कोई नहीं जानता है। कितने ऐसे अपराधी तत्व होंगे, कितने ऐसे राजनेता होंगे जिनको घूस लेकर छोड़ दिया गया होगा। ये कोई जज नहीं है। मैं आप लोग बता दूं कि अभी जैसे कि जस्टिस सूर्यकांत को ले लीजिए, वो उनके ऊपर कितने अभी भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार का मामला चल रहा है, लेकिन कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर अभी तक जू तक नहीं रंगता है, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम के बाद पता है कि मुझसे ऊपर कोई नहीं है। तो इस लोकतांत्रिक देश को मजाक बना करके, भत्ता बैठा करके, सीना फुला करके मैं अलोकतांत्रिक तरीके से फैसला देता हूं। अलोकतांत्रिक इसलिए बोलता हूं क्योंकि इसमें कोई भी जनता का प्रतिनिधि नहीं होता, जनता का समर्थन नहीं होता, इसलिए मैं इसे अलोकतांत्रिक ही बोलता हूं। आपको बता दूं कि संविधान में किसी को भी ऐसा नहीं बनाया गया है जो निरंकुश रहे, और कोई भी ऐसा पद नहीं होना चाहिए जो कि लोकतांत्रिक तरीके से न चुना जाए। लोकतांत्रिक मतलब उसमें कहीं ना कहीं जनता का योगदान हो, और कोर्ट के द्वारा एक बहुत ही अलग टाइप का तर्क दिया जाता है, और वो बहुत हल्का तर्क होता है, और ये सरकार की कमजोरी होती है कि जो ऐसे तर्कों को सुनती है, और ये सुनने योग्य है भी नहीं। और उनका तर्क ये होता है कि अगर हमें सरकार चुनेगी तो हम पर दबाव बना रहेगा और हम फैसला ठीक से नहीं दे पाएंगे। अरे भैया, ये तो प्रधानमंत्री भी ऐसा कह सकते हैं कि हमें भी वोट उठ का लफड़ा से दूर रखो, बहुमत के लफड़ा से दूर रखो, क्योंकि हम पर भी जनता का दबाव बनेगा, हम भी काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। ऐसे तो भैया कलेक्टर भी बोलेगा कि हमारे ऊपर राजनेता का दबाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी काम करते हैं तो हम भी दबाव में रहेंगे, हम भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। हर कोई बोल सकता है। तो भैया एक केवल आप ही क्यों बोल रहे हो, बाकी सब क्यों नहीं बोल रहे हैं?
लेकिन सरकारी कोई बात आती है हाई कोर्ट में तो आप सीधे गवर्नर को 3 महीने का टाइम दे देते हो, और यही नहीं, आप सीधे राष्ट्रपति को टाइम दे देते हो, जबकि राष्ट्रपति आपसे ऊपर है, राष्ट्रपति से आप नीचे हैं। मैं संवैधानिक पद की बात कर रहा हूं, मैं संवैधानिक नियम की बात कर रहा हूं। आप राष्ट्रपति से नीचे हैं, फिर भी आप राष्ट्रपति को टाइम लिमिट दे देते हैं, आप राष्ट्रपति को राय देते हैं। और उसके बाद में बहुत ही अजीब लगता है कि हमारे देश के जो प्रमुख जज हैं वो संविधान की दुहाई देते हैं। वो बोलते हैं कि संविधान में सब बराबर है और सब चीज संवैधानिक नियम के तहत चल रहा है। तो मैं आपसे पूछता हूं कि राष्ट्रपति को आदेश देना यह कौन सा संवैधानिक नियम है, जबकि संविधान में इसका उल्लेख ही नहीं है। जज ये बात बताएं कि कौन सा तरीका है कि कॉलेजियम सिस्टम के बिना कोई पारदर्शिता रखे, और इतने बड़े पद के जजों का सीधे सीटों का आवंटन किया जाता है। और कौन सा तरीका है कि जो जस्टिस सूर्यकांत है और जो जस्टिस वर्मा है, इतने बड़े करप्शन के आरोप जब उनके ऊपर लगे तो अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है। ये कोई पारदर्शिता नहीं है, ये सब जनता देख रही है। और आपको बता दूं कि वैसे तो जो जस्टिस सूर्यकांत हैं इनकी कोई भी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है, मतलब कि इनका कोई भी परिवार के कोर्ट में नहीं है। तो अब इसके बाद में ऐसा ना समझें कि जजों की नियुक्ति के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए, जैसे कि जीजा, साला, मामा, मामी, फूफा, फूफा, इस तरीके से इनका कोई भी पारिवारिक पृष्ठभूमि नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कॉलेजियम सिस्टम में सिर्फ परिवारवाद नहीं है, चेले चपाटी दोस्त यार इन सब पर ध्यान रखता है। तो जो जस्टिस सूर्यकांत हैं वो जस्टिस बी.आर. गवई के बहुत अच्छे मित्र हैं, मतलब एक हाथ दे और एक हाथ ले। इसीलिए तो जस्टिस गोयल के इतने बड़े ऑब्जेक्शन के बाद भी जस्टिस सूर्यकांत को पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट से सीधे सीधे शिफ्ट करके हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। अब मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में वकीलों का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और हमारे देश में भी ऐसे ऐसे वकील हैं जिनका कि सिर्फ दिखाने का फीस 30 से 40 लाख रुपया है। जैसे कि अभी अभिषेक मनु सिंघवी के ले लीजिए, इनको सिर्फ दिखाने का फीस आपको बता रहा हूं 30 से 40 लाख रुपया है। और आपको बता दूं कि अभी तक अभिषेक मनु सिंघवी को छोड़ करके कोई ऐसा वकील नहीं है जो कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिए हैं। और अभिषेक मनु सिंघवी पता है कितना संपत्ति का ब्यौरा दिया इन्होंने? 2000 करोड़। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इनके जो पिताजी थे वो बीजेपी में थे और वो अलग अलग राज्य के गवर्नर रह चुके हैं। और आपको बता दूं कि जो अभिषेक मनु सिंघवी है इनका हालांकि कांग्रेस के साथ अच्छा लगा और वो कांग्रेस के प्रवक्ता बने, और अब क्या करते हैं कि उनकी तरफ से अलग अलग केसेस को लेते रहते हैं। तो अब सोचिए अभिषेक मनु सिंघवी जिनके पास 2000 करोड़ की संपत्ति है, तो क्या ये ब्यौरा दे सकते हैं कि 2000 करोड़ केवल अपनी वकीली में कमाए हैं? और यही नहीं, न जाने कितने ऐसे वकील हैं जो कि अपनी संपत्ति का ब्यौरा अभी तक दिए ही नहीं है। 2000 करोड़, 4000 करोड़, पता नहीं कितने पैसे वो कमाए होंगे। तो क्या है, सबका सब भ्रष्टाचार है। और केवल भ्रष्टाचार ऐसे नहीं, फैसले के मामले में भ्रष्टाचार। तो सोचिए जजों को भी इसकी कीमत दिए होंगे, और कितने ऐसे जज होंगे जिनके पास अटूट संपत्ति होगी। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश था, यह आदेश नहीं कह सकते हैं, इसको राय कह सकते हैं, कि जितने भी जज हैं वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा दें। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो सब अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिए हैं, लेकिन हाई कोर्ट के जितने भी जज हैं वो अभी तक अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिए हैं। मात्र 10% जज ही अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिए हैं, बाकी 90% जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? क्योंकि हो सकता है कि अपनी संपत्ति को छिपाने में, कहीं और शिफ्ट करने में लगे हुए होंगे। और आपको बता दूं कि अगर अपने घर परिजन में, जैसे कि बेटा हो गया, पत्नी हो गया, मतलब घर के संबंधियों में अगर पैसे को अगर मतलब ट्रांसफर करेंगे तो पता चल जाएगा। इसीलिए वो ऐसे व्यक्ति के चक्कर में लगे हुए हैं, ऐसी जगह सेटलमेंट करने में लगे हुए हैं जहां के दूर दूर तक संपर्क न हो, मतलब कि पैसा उनको दे दिया जाए और कानूनी तौर पर मालिक वो रहेंगे, लेकिन सारा कंट्रोल इनका रहेगा कि पैसे को कहां खर्च करना है, कैसे खर्च करना है। और नहीं तो इतनी देरी क्यों हुई? मैं आप लोगों को साफ साफ बात बता रहा हूं कि न्यायपालिका की इस स्थिति, न्यायपालिका में कॉलेजियम सिस्टम के कारण न्यायपालिका का जो निरंकुशपन है इससे बचाना, और जो तानाशाही है इससे बचाना हमारी सरकार का जिम्मेदारी है। लेकिन हमारी सरकार इसके लिए कुछ नहीं करती। आप लोगों को बता दूं कि किरण रिजिजू जो कि कानून मंत्री थे, वो इसके खिलाफ जनता की तरफ से बहुत लड़े, कॉलेजियम सिस्टम के खिलाफ में बहुत लड़े, लेकिन क्या हुआ, उनका कोई साथ नहीं दिया। और आपको बता दूं कि किरण रिजिजू को पद से हटना पड़ गया, और उसके बाद में किरण रिजिजू फिर से आए, पद पर गए, और उसके बाद में जो सरकार है पूरी तरीके से सुस्त हो गई। मतलब कि जो सरकार है वो न्यायपालिका से डायरेक्ट भिड़ना नहीं चाहती, लेकिन न्यायपालिका अभी सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा डरती है, घबराती है, जो कि सबके जेब में है। तो न्यायपालिका को तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब सरकार नहीं कर सकती तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन हाँ, एक चीज कर सकते हैं कि हम अपने माध्यम से ये वहां तक बात को पहुंचा सकते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपनी चयन प्रक्रिया में, अपने फैसले की प्रक्रिया में थोड़ा ढिलाई दे और इस पर ध्यान दे, थोड़ा लोकतांत्रिक बने और करप्शन के ऊपर कड़क रहे। करप्शन का मतलब नहीं कि सिर्फ बाहरी करप्शन, आपके अंदर जो जजों के ऊपर जो करप्शन होता है
उनके ऊपर भी कड़क रहना है। आपको इसका फैसला बहुत कड़ाई के साथ करना है, क्योंकि लोअर कोर्ट में जितना करप्शन फैला है, हाई कोर्ट में जितना करप्शन फैला है, सुप्रीम कोर्ट में जितना करप्शन फैला है, वो सबके सब जनता के सामने, आंखों के सामने दिखता है। जब खुद न्याय देने वाला ही करप्शन में लिप्त है तो लोग क्या सीखेंगे, लोग क्या करेंगे? तो दोस्तों, ये जो एनालिसिस है, ये जो जानकारी है, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।